अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना स्टार्ट किया था और इसमें हमने ये बात की थी कि इलास्टिसिटी को मेजर करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड जिसे कहा जाता है, टोटल रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास फ़ीसद का तरीका है यानी परसेंटेज मेथड, और तीसरा जो हमारे पास है वो है नुक्ती और कोसी लचक का तरीका यानी पॉइंट और आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ किताबों में इसे मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड भी लिखा जाता है। तो इसमें हमने पहला जो मेथड है उसको स्टार्ट किया था यानी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और इस मेथड के अंदर हमने ये कहा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेक करने के लिए कि वो इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। ठीक है, ये हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं जो हमने पिछली क्लास के अंदर और मतलब लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस की हैं। ये कैटेगरीज अल्फ्रेड मार्शल की जानिब से बताई गई कि किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है या लेस देन 1 हो सकती है। तो हमें ये चीज़ किस तरह पता चलेगी कि इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो इस मेथड में ये कहा जा रहा है कि आप अपने सारिफ के एक्सपेंडिचर्स को, उसके अखराजात को देख के अंदाज़ा लगाएंगे कि अशिया जो हैं जो वो इस्तेमाल कर रहा है उनकी जो तलब है वो लचकदार है, कम लचकदार है या ज़्यादा लचकदार है, या मैथमेटिकली कहें तो उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 है। अब इसमें जो सबसे पहला हमने पॉइंट डिस्कस किया था वो ये कि कैसे पता चलेगा कि तलब की लचक जो है वो इक्वल टू 1 है। ठीक है, इकाई के बराबर है। ठीक है ना, ये जो लफ्ज़ 1 है इसको यूनिटी भी कहा जाता है, और यूनिटी को अगर हम उर्दू के अंदर लिखें तो इसे इकाई कहते हैं, सिंगल 1। तो इसके लिए उसने लिखा है कि आप अगर इकाई के बराबर जो है तलब की लचक देखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि कीमत भी तब्दील हो, और कीमत के तब्दील होने से डिमांड भी तब्दील हो, लेकिन आपके एक्सपेंडिचर्स के अंदर कोई तब्दीली ना आए, तो ये इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। जैसे हमने उस दिन ये देखा कि प्राइस के अंदर तब्दीली आ रही है, प्राइस कम हो रही है और उसकी वजह से डिमांड में इजाफा हो रहा है, लेकिन आपके ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रह रहे हैं। यानी अगर 8 रुपये कीमत है तो उस पर भी 16 रुपये ख़र्चा आ रहा है, 4 रुपये कीमत हुई, डिमांड में इजाफा हुआ, ख़र्चा 16 रुपये ही रहा, कीमत और कम करके हमने 2 रुपये कर दिया मार्केट में और हमारे कंज्यूमर ने डिमांड बढ़ाई है, लेकिन उसके टोटल एक्सपेंडिचर 16 रुपये ही रहे हैं। इसका मतलब है कि उसके ओवरऑल एक्सपेंडिचर के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है हम उसे कहते हैं कि उसकी जो अशिया हैं जिन्हें वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी लचक इकाई के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका फार्मूला लिख लिया था या मेन पॉइंट लिख लिया था कि प्राइस चेंज हो, चेंज होने से डिमांड चेंज हो, लेकिन अगर उसके टोटल एक्सपेंडिचर में कोई तब्दीली नहीं आती तो इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल टू 1 है। इसके बाद इसकी डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, और डायग्राम को अगर आप देखें तो उसमें सिंपल से उसने काम किया है कि इस टेबल को प्लॉट किया है। एक्स एक्सिस पे उसने ली है क्वांटिटी यानी डिमांड, और वाई एक्सिस पे उसने प्राइस ली है, और ये जो कम्बिनेशन है उनको जस्ट प्लॉट कर दिया कि 8 रुपये कीमत पे 2 यूनिट, 4 रुपये कीमत पे 4 यूनिट डिमांड है और 2 रुपये कीमत पे 8 यूनिट डिमांड है। और फिर इन ए बी सी पॉइंट्स को उसने ज्वाइन किया तो जो डायग्राम बनी उसको उसने डी डी कर्व का नाम दे दिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड पॉइंट वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल ग्रेटर देन 1। ठीक है, या इकाई की तलब जो है वो मतलब तलब की लचक जो है वो इकाई से ज़्यादा है। इस सूरत हाल के अंदर क्या होगा? इस सूरत हाल के अंदर ये है कि हम कीमत को तब्दील करेंगे और उसकी वजह से डिमांड में तब्दीली आएगी, और तब्दीली इस तरह से आएगी कि आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो तब्दील होंगे। किस तरह? यानी अगर हम कीमत में, यानी मैं यहाँ लिखता हूँ कि कीमत जो है उसमें कमी करें तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि आपकी जो डिमांड है वो बढ़नी चाहिए, और डिमांड इस तरह बढ़ेगी कि आपके ओवरऑल जो टोटल एक्सपेंडिचर है उनमें इजाफा हो जाएगा। अगर हम इसके ऑपोजिट चलें यानी कीमत में इजाफा कर दें तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि डिमांड में कमी आनी चाहिए, तो डिमांड कम होगी और इस तरह से कम होगी कि आपके टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल अखराजात जो हैं वो भी कम हो जाएंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक टेबल की मदद लेनी है। ये टेबल आपके पास बना हुआ है बुक पे भी। कीमत 8 रुपये है और 8 रुपये पे हमारा जो कंज्यूमर है वो 2 यूनिट डिमांड कर रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर उसके 16 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, ये इसका फार्मूला लिखा हुआ P इंटू क्यू के दो यूनिट उसने डिमांड की है और प्राइस 8 रुपये है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है।
अब अगर हम कीमत को कम कर दें, 8 से कम करके 7 करें तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, डिमांड बढ़ के आ जाती है 4 यूनिट पे। ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे हो जाते हैं 28। तो देखिए पहले 16 रुपये ख़र्चा था, अब उससे बढ़ के कहाँ पे पहुँच गया, 28 पे। और उसके बाद अगर हम कीमत और कम करते हैं तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ के 4 से 8 पे पहुंच जाती है और हमारे एक्सपेंडिचर 28 से बढ़ के कहाँ पहुंच गए, 48 पे। सो इसका मतलब ये हुआ कि कीमत में कमी हो रही है, डिमांड में इजाफा हो रहा है, और डिमांड में इजाफा इस तरह से हो रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस टेबल को नीचे से पढ़ें तो हमारे पास जो फर्स्ट आपके पास जो है ना जी प्राइस है वो 6 रुपीज़ है, इस पर डिमांड है 8 यूनिट, टोटल ख़र्चा उसका हो रहा है 48 रुपये। जब हम कीमत में कमी इजाफा करते हैं, 6 से 7 रुपये करते हैं, कीमत बढ़ी है तो डिमांड कम होगी और डिमांड 8 से 4 पे चलेगी, तो हमारे एक्सपेंडिचर 48 से कम होकर कहाँ पे चलेंगे जी, 28 पे। कीमत और बढ़ा दें, डिमांड कम होगी और डिमांड कम होने के बाद आपके जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो और कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि कीमत बढ़ाएंगे, डिमांड कम होगी और इस तरह से कम होगी कि वो आपके टोटल एक्सपेंडिचर को भी कम कर देगी। इस सिचुएशन के अंदर हम ये कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। फिर इसने यहाँ पे इसकी डायग्राम बनाई है और वो ये बता रहा है कि डायग्राम जो है वो फ्लैटर बनेगी। ठीक है ना, फ्लैटर से मुराद ये है कि इसका झुकाव जो है वो कम हो जाएगा। झुकाव कम या ज़्यादा होने से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ डिमांड कर्व की। ठीक है, ये एक डिमांड कर्व है, सपोज़ ये एक डिमांड कर्व है और ये एक डिमांड कर्व है। ठीक है ना, ये मैंने अब 3 डिमांड कर्व सपोज़ बनाए। तो देखें ये एक नॉर्मल शेप सपोज़ बनी हुई है, ये थोड़ी सी फ्लैटर बनी हुई है। ठीक है ना, और ये बिल्कुल स्टीपर है, इसका बहुत ज़्यादा झुकाव है। ठीक, तो ये जो डायग्राम है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि इकाई से ज़्यादा तलब की लचक है, इसमें हमारी डायग्राम इस शेप में बनेगी, यानी फ्लैटर बनेगी, इसका स्लोप कम होगा। ठीक है, और अगर वो इकाई के बराबर होगी तो नॉर्मल शेप के अंदर होगी, और अगर वो बनेगी लेस देन 1 तो वो ज़्यादा, उसकी जो शेप है वो स्ट्रेट और मतलब उसमें स्लोप ज़्यादा होगा। अब इसके बाद लास्ट हमारे पास आ गया इकाई से कम तलब की लचक। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, लेस देन 1 है। इस सूरत हाल के अंदर क्या होगा कि जब हम अपनी कीमत में कमी करेंगे, ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है कि डिमांड में क्या होगा, इजाफा होगा। तो डिमांड में ये जो इजाफा होगा वो इस तरह से होगा कि आपके ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो हैं, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम कीमत में इजाफा करेंगे तो कीमत में इजाफा होने से आपकी डिमांड में इजाफा होगा, लेकिन कीमत में इजाफा करेंगे तो डिमांड कम होगी और कमी इस तरीके से आएगी कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें ओवरऑल जो है वो क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो सिचुएशन है वो क्या है कि कीमत कम कर रहे हैं, उससे डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन डिमांड इस तरह बढ़ रही है कि आपके एक्सपेंडिचर ओवरऑल कम होते जा रहे हैं। अब अगर हम इसके लिए ये टेबल देखें तो टेबल के अंदर देखें प्राइस पहले जो हमारे पास वो 8 रुपये है, उस पर 2 यूनिट डिमांड हो रही है और इनिशियल ख़र्चा जो हमारा कंज्यूमर कर रहा है वो 16 रुपये कर रहा है। आपने कीमत कम की है और कीमत कम होने से डिमांड में इजाफा हुआ है और डिमांड में इजाफा होकर वो 2 से 3 यूनिट पे चला गया और उसके ओवरऑल एक्सपेंडिचर 16 से कम होकर कहाँ पे आ गए, 15 पे। ठीक है, तो देखिए कीमत कम हुई, डिमांड में इजाफा हुआ और ओवरऑल ख़र्चे उसके कम हो गए। इसी तरह से 5 से कीमत 2 रुपये पे गई और आपकी जो डिमांड है वो बड़ी है, 3 से 4 पे गई है, लाभ डिमांड पे तो अमल हुआ है, लेकिन आपके ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है वो 15 से कम होकर कहाँ चले गए, 8 पे। सो इस केस के अंदर अगर हम देखें तो प्राइस कम हुई, ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है इससे क्या हो गए, कम हो गए। प्राइस में इजाफा हुआ तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो गया, इसमें इजाफा कैसे कि अगर आप नीचे से इसको पढ़ना शुरू करें, 2 रुपये से 5 और 5 से 8, तो देखें एक्सपेंडिचर 8 से 15 और 15 से 16 बढ़ रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान हमारा रिलेशनशिप कैसा आ रहा है जी, पॉजिटिव। यानी एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, एक में इजाफा हो रहा है तो दूसरी में भी इजाफा हो रहा है। इस तरह का रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप कहलाता है कि जब दोनों वेरिएबल एक ही साइड पे मूव करते हैं। और अगर हम इससे ऊपर वाले केस में देखें तो इस केस में क्या हो रहा है, देखें कीमत में जब हम कमी कर रहे हैं तो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर जो है उनमें इजाफा हो रहा है, और जब हम कीमत में इजाफा करेंगे
तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पर प्राइस और एक्सपेंडिचर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है ना। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जब एक्सपेंडिचर और प्राइस का रिलेशनशिप नेगेटिव हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है, और जब ये रिलेशनशिप पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो इस सूरत हाल के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, लेस देन 1। ठीक है। तो ये हमारा पहला मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया, और इस मेथड के अंदर हमने ओवरऑल ये बात की कि हम अगर ये चेक करना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी कैसी है, तो ये देखा जाएगा कि कीमत के तब्दील होने से सार्फिन के अखराजात किस तरह तब्दील हो रहे हैं। अगर अखराजात तब्दील नहीं होते तो इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल टू 1 होगी या इकाई के बराबर होगी, और अगर अखराजात इस तरह से तब्दील होते हैं कि कीमत में कमी से अखराजात में इजाफ़ा हो जाए तो ये एक ग्रेटर दैन 1 की निशानी है, और अगर इस तरह तब्दील होते हैं कि कीमत कम करें और ओवरऑल अखराजात भी कम हो जाएं तो ये हमारे पास लेस दैन 1 या इकाई से कम लचक की निशानी है।